हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 और जो है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें थी, वो मार्केट के परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड चीजें थी। यानी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर, जो एक स्पेसिफिक कंज्यूमर होता है, उससे कैसे मार्केट इफेक्ट होता है। और प्रोडक्शन साइड पर कंपनियां जो है अपने प्रोडक्शन को उस कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और भी चीजों पे डिसीजन मेकिंग करती है। तो अब आते हैं इस चैप्टर पर और समझते हैं। ये हमारा आखिरी चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वैसी स्थिति है, पहले मार्केट का डिफिनेशन समझ लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो मार्केट वैसा प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिल के डिसाइड करते हैं कि किसी वस्तु को कितने पे बेचा जाए और खरीदा जाए, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपस में एक किसी वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं, जिसके बदले एक पक्ष दूसरे पक्ष को पैसे देता है। तो इसी प्लेस को बाजार बोलते हैं। अब बाजार में इक्विलिब्रियम की स्थिति कब होती है? तो मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या? आपने गौर किया होगा कि मार्केट के जितने भी कंपोनेंट हैं, सारा कंपोनेंट जो है डिपेंड है डिमांड और सप्लाई पे। यानी डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर ही प्राइस वेरी करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, मार्केट का प्राइस चेंज होता है, सब कुछ डिपेंड है डिमांड और सप्लाई पे। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वैसी स्थिति है जहां किसी वस्तु का डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, यानी जितने की मांग है उतना पूर्ति हो पा रहा है। यानी मान लो आप अपने किसी लोकल बाजार का एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आप जहां भी रहते हो उसके लोकल मार्केट का एग्जांपल लो, और मान लो कि वहां किसी एक स्पेसिफिक सब्जी या एक गुड्स का, या मान लो कि आप सब्जी पहला एग्जांपल लो, तो मान लो वहां बंद गोभी जो है वो 10 चाहिए, यानी उस मार्केट में 10 बंधा गोभी का कंजम्पशन है, और किसान के पास 10 ही बंधा गोभी है। तो हम क्या करेंगे? तो ये 10 बंधा गोभी जो है डिमांड भी है और 10 बंधा गोभी का सप्लाई भी है, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहां इसी सिचुएशन को मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब दूसरे प्रोडक्ट के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी बाजार में एसी की जो मांग है वो 20 है और 20 का ही सप्लाई है, तो क्या हो गया? बराबर हो गया, जितना मांग था उतना ही कंपनीज बना भी रही है। तो दोनों जहां बराबर होता है उस सिचुएशन को मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यहां पे क्या होता है? प्राइसिंग पावर घट जाता है। प्राइसिंग पावर किसका घट जाता है? तो जो सेलर है वो चाहता है कि अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचे, लेकिन जब उसके पास उतना गुड्स हो है ऑलरेडी जितना का मांग है, तो वो प्राइस को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। इसके लिए इसको मार्केट का एक आइडियल सिचुएशन बोला जाता है, जहां ना तो सेलर ज्यादा डोमिनेट कर सकता है ना बायर। अधिकतर जो मार्केट को है वो जो सेलर है वो डोमिनेट करता है। लेकिन ये ऐसी स्थिति है मार्केट इक्विलिब्रियम जहां पे दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मांग है उतना ही पूर्ति हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस का जो पावर होता है, प्राइसिंग पावर जिसको बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां बोलती है हम तो इतने ही कॉस्ट पे बेचेंगे, आपको लेना है तो लो। ये वो कंपनी किस स्थिति में बोल सकती है? ये उस स्थिति में बोल सकती है जब उसके पास बायर जो है बहुत ज्यादा हो और उसके पास कोमोडिटी कम हो। यानी आप मान लो, वही लोकल बाजार का एग्जांपल लो, कि डिमांड जो है बंद गोभी का 20 है और प्रोडक्शन 10 ही है। तो अब क्या होगा? बंद गोभी लेने वाले की संख्या 20 है, तो 20 लोगों को बंद गोभी चाहिए और है हमारे पास 10 ही, तो हम क्या करेंगे? उसके कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि मार्केट इक्विलिब्रियम की स्थिति वो स्थिति है जहां पे डिमांड और सप्लाई, यानी जितना लोगों को चाहिए और जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बराबर हो जाए, तो वहां पे प्राइसिंग पावर नहीं रहती है। प्राइसिंग पावर कहां रहती है? जहां पे हमारा डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम रहे, तो हम कर सकते हैं।
अब आते हैं इक्विवेरियम प्राइस पर। इक्विलिब्रियम प्राइस वही प्राइस है जिस पर हम उसको सेल आउट करते हैं। जब मार्केट इक्विवेरियम की स्थिति में होती है उस समय जो भी गुड्स है, बंद गोभी है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी गुड्स आप उठा लो, उसका जो प्राइस मार्केट इक्विवेरियम के स्थिति में होती है, यानी जब मार्केट इक्विवेरियम की स्थिति में होती है उस समय जो गुड्स का प्राइस होता है उसी को इक्विवेरियम प्राइस बोलते हैं। इक्विवेरियम क्वांटिटी, अब मान लो डिमांड और सप्लाई की मैंने बात की थी मार्केट इक्विवेरियम में, तो मार्केट जब इक्विवेरियम की स्थिति में हो उस समय जो भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इक्विवेरियम क्वांटिटी, जिसको आपको ग्राफ में दिखाया गया है। ग्राफ में आपको क्या दिखाया गया है, जब डिमांड और सप्लाई मीट कर जाए एक पॉइंट पे हो, यानी जितना का डिमांड है उतना का ही सप्लाई, उसी को इक्विवेरियम पॉइंट बोलेंगे। और इक्विवेरियम पॉइंट पे जो प्राइस होगा उस गुड्स का उसको इक्विवेरियम प्राइस बोलेंगे। और इक्विवेरियम पॉइंट पे जो डिमांड होगी यानी जो क्वांटिटी सप्लाई होगा, यानी जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी होगा उसको क्वांटिटी इक्विवेरियम क्वांटिटी बोलेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है और उसी को इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपने तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब आते हैं जब मार्केट इक्विवेरियम की स्थिति से बाहर निकले तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इक्विवेरियम में तो डिमांड और सप्लाई बराबर था। यहां पे पहली स्थिति आती है जब डिमांड एक्सीड करता है, यानी एक्सेस डिमांड। जब किसी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, when the amount wanted exceed the quantity supplied at the current price level, the market is said to be the excess demand arise at a lower price than equilibrium. Because price would fall, it would operate as a lure of purchaser to come to market, resulting in competing among them. क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड कहां पर बढ़ता है, डिमांड जब इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस जैसे ही नीचे होगा डिमांड बढ़ जाएगा। आपने गौर किया होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कॉस्टिंग घटने पर डिमांड बढ़ जाता है। आप सोचो ना कि आप 80 रुपए किलो ऑनियन अगर बेचते हो बाजार में या मिलता है आपको, तो आप उसे 1 किलो लोगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि अरे प्याज तो 30 रुपए किलो हो गया है, इस तरह से पता चलता है आपको, तो आप 2-3 किलो ले लेते हो। तो क्या होता है, जब इक्विवेरियम प्राइस से प्राइस नीचे आता है तो उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। तो जब एक्सेस डिमांड हो जाए तो क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा मार्केट में। कुछ लोग अलग कॉस्ट पर बेचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे सस्ता बेचें तो जल्दी बेच सकते हैं, और कस्टमर्स भी मार्केट में आना शुरू होंगे। और ये पहली स्थिति है जब हम बात कर रहे हैं कि हम इक्विवेरियम के स्थिति से बाहर निकलते हैं और हमारा डिमांड जो है वो एक्सीड करता है। अब बात करते हैं एक्सेस सप्लाई पर। एक्सेस सप्लाई इज अ मार्केट कंडीशन इन विच द क्वांटिटी सप्लाई फॉर अ commodity is greater than the demand at the current price, market price. एक्सेस सप्लाई इज अ मार्केट कंडीशन। एक्सेस सप्लाई जो है वो मार्केट, ऐसा मार्केट कंडीशन है इन विच, जिसमें द क्वांटिटी सप्लाइड वही है कि पहले वाले में हमने पढ़ा कि डिमांड बढ़ रहा है, और एक्सेस सप्लाई का मतलब है अब सप्लाई बढ़ गया, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है और खरीदार कम। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही स्थिति होगी कि इक्विवेरियम प्राइस से क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगा बाद में। और ये कब स्थिति बनेगी, जब इक्विवेरियम, पहले तो इक्विवेरियम प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के कारण लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे कि ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगा तो उसका फिर क्या होगा, डिमांड घट जाए, वहीं पे रहेगा, सप्लाई बढ़ जाने के कारण डिमांड कम होगा और उसका प्राइस डिटोरिएट होने लगेगा। तो ये दो कंडीशन है। सिंपल वे में मैं दोनों फिर से समझाता हूं आपको कि डिमांड अगर बढ़ जाए तो क्या होगा कि प्राइस हम बढ़ा सकते हैं, और डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा। यानी पहला प्रोसेस क्या होगा, प्राइस इक्विवेरियम प्राइस से घटेगा, इसके कारण से डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगा तो सेलर अपना प्राइस ऊपर ले जाएगा। तो ये पूरा कंडीशन एक्सेस डिमांड का है। एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा, इक्विवेरियम प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगा,
तो क्या होगा, प्रोड्यूसर सोचेंगे कि ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। वो जैसे ही ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड वहीं का वहीं रहेगा, तो क्या होगा, फिर से प्राइस घटने लगेगा। मार्केट का ये पूरा कॉन्सेप्ट आप इसी दो चीज से समझ सकते हो। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये क्या है। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से मेरा मतलब है, यहाँ पे ये आपको समझाने की की जा रही है, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि हम अगर अपने कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय ज्यादा हायर करते हैं और उसके कारण हमारा जितना प्रोडक्शन बढ़ता है, उसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। यानी हमारे कंपनी में अगर 10 लोग थे, 10 लोग मिलकर 1 क्विंटल चावल तैयार कर रहे थे, तो अब हमने 11 कर दिया, तो उसके कारण से हमारा 1 क्विंटल 10 किलो प्रोडक्शन हो गया, यानी हमारा प्रोडक्शन 10 किलो से बढ़ गया। इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर बोलेंगे, कि हमने एक लेबर ऐड किया, यानी प्रत्येक लेबर एक, जरूरी नहीं उसकी संख्या एक हो, हम 2 लेबर 3 लेबर, लेकिन जितने लेबर को ऐड करने के बाद हमारा प्रोडक्शन जिस रेट से बढ़ेगा, उसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वैल्यू इसको कैसे नाप सकते हैं, तो मार्केट वेज और क्वांटिटी ऑफ लेबर, इसको जब हम देखते हैं तो इसको ग्राफ में दिखाया गया है कि वैल्यू ऑफ marginal product of labor. The term value of marginal product of labor has three potential interpretation. One is magnitude of marginal product, which refer to the increase in physical output, जो क्या दिखाता है कि फिजिकल आउटपुट कितना बड़ा, डेट कम विथ एडिंग अ न्यू एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय जोड़ने से फिजिकल आउटपुट क्या बढ़ा, ये पहला इंटरप्रिटेशन है। इन कॉम्पिटिटिव आउटपुट मार्केट द मोर टिपिकल definition is the price of output time that size which indicate the monetary worth of another worker to be contrasted against the marginal monetary cost of that person. In the third situation, the firm has some market power. देखिए, इसमें 3 तरह के बातों को दिखाया गया है। पहला क्या है कि हर एक एम्प्लॉय ऐड करने से हमारे प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर हम जोड़ेंगे कि हर एक एम्प्लॉय को जोड़ने पर हमारा कॉस्टिंग कैसे बढ़ता है, इसको। और फिर तीसरा चीज, हमारा जो हमने ऐड किया है एक एम्प्लॉय को, उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, वो हम डिमांड और सप्लाई में कैसे देखते हैं। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में, जिसको आपको ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। Demand shift. A shift in demand indicate that the quantity demanded will be different at any all price than was previous. Simply demand shift का मतलब है कि इससे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है विल बी डिफरेंट, वो अलग है। जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो अलग है, किससे, जो पहले का प्राइस था, उसी को डिमांड शिफ्ट बोलते हैं। डिमांड शिफ्ट किसको बोलते हैं, ए शिफ्ट इन डिमांड इंडिकेट दैट द क्वांटिटी डिमांड विल बी डिफरेंट एट एनी एंड ऑल प्राइस देन इट वाज प्रीवियसली, यानी अब हमारे पास जो डिमांड है वो अलग है जो पहले था, इसी को डिमांड शिफ्ट बोलते हैं। और इसका कारण क्या क्या हो सकता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो कि प्राइस घटा, इसके कारण डिमांड बढ़ गया, हो सकता है कि उस कमोडिटी के कारण कुछ र्यूमर फैल गया हो, इससे भी डिमांड बढ़ सकता है। तो इस जिस भी कारण से हमारा डिमांड पहले की अपेक्षा बढ़ता है या घटता है, उसे डिमांड शिफ्ट बोला जाता है। सप्लाई शिफ्ट भी वही है, जिन भी कारणों से हमारा सप्लाई बढ़ता है या घटता है, उसे सप्लाई शिफ्ट बोला जाता है। साइमल्टेनियसली शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कैसे देख सकते हैं साइमल्टेनियसली शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को, तो 4 पोटेंशियल वे इन विच द साइमल्टेनियसली शिफ्ट एंड कैन हैपन, ये 4 सर्कमस्टांसेस हैं जहां ये होता है। द सप्लाई एंड डिमांड कर्व बोथ शिफ्टेड टू द राइट, सप्लाई और डिमांड कर्व क्या होगा, दोनों राइट पे शिफ्ट कर जाएगा। इसको आप ग्राफ के थ्रू नीचे देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया गया है।
इस एक ग्राफ से आपको सारा कुछ पता चल सकता है। आप इस एक ग्राफ से क्या-क्या सीख सकते हो। तो सप्लाई देखो, जब एक्सेसिव सप्लाई होता है तो क्या होगा, डिमांड गिरेगा। और जब एक्सेसिव डिमांड होगा तो उसका कारण क्या होगा कि सप्लाई कम है। तो ये दोनों कंडीशन है, आप समझ लो, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहले पहले तो प्राइस घटने के वजह से डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर अपना सप्लाई ऊपर करता है, और जैसे ही सप्लाई ऊपर करता है तो एक कंडीशन आता है जहां डिमांड वहीं रह जाता है, सप्लाई ऊपर आ जाता है। जब ये कंडीशन होता है तो फिर से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है। तो यही पूरे साइकिल में बाजार घूमते रहता है। उसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म से पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है डिमांड सप्लाई का, कि एक दूसरे के ऊपर हमेशा बदलते रहते हैं। कभी डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम है तो प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो गया किसी कारण से और डिमांड घट गया तो प्राइसिंग घट गई। यही कॉन्सेप्ट में बाजार हमेशा चलते रहता है। प्राइस सीलिंग को द प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ particular required product at a lower level so that they might be made available to the poor is known as setting a price ceiling. प्राइस सीलिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर रिक्वायर्ड। जो प्रैक्टिस होता है किसका, फिक्सिंग का। प्राइस जो हम फिक्स करते हैं, किस चीज के लिए फिक्स करते हैं, कि वो पुअर के लिए अवेलेबल हो। बहुत सारा चीज है हमारे देश में, नमक है, आप देखोगे कि गेहूं है, चावल है, इसको गवर्नमेंट एक फिक्स कॉस्ट पर बेचने बोलती है। कारण कारण कि वो पुअर से पुअर लोगों को मिल सके, यानी कि जो बेसिक नीड्स है वो पुअर को मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट प्राइस सेलिंग करती है। सेलिंग का मतलब सीलिंग, प्राइस सीलिंग से मतलब है कि एक फिक्स प्राइस कर देना ताकि कुछ गुड्स लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो और वो पुअरर सेक्शन को मिल सके। द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ प्राइस सेलिंग, प्राइस सेलिंग जब हम इम्पोज करते हैं तो वो डिमांड और सप्लाई के तरीके से नहीं चलता है, कि जब डिमांड ज्यादा हुआ सप्लाई कम हुआ तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, या सप्लाई ज्यादा हुआ डिमांड कम हुआ तो उसका प्राइस घट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां प्राइस सीलिंग लगा हुआ है, यानी वो फिक्स प्राइस पे, यानी डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट का एजेंशन है प्राइस सीलिंग। यानी प्राइस सीलिंग में किसी भी तरह का डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। अब प्राइस फ्लोर पर जाते हैं। एट द पॉइंट व्हेन द प्राइस चार्ज इज मोर prominent than or less than the equilibrium value set by the market influences of interest and supply, it is alluded to as a price floor. Lower price floor have been demonstrated to be unsuccessful through observation. The importance of the price floor in the labor market has been discovered. प्राइस फ्लोर क्या है, प्राइस फ्लोर वैसा पॉइंट है व्हेन द प्राइस चार्ज इज मोर प्रोमिनेंट देन और लेस देन इक्विवेरियम वैल्यू। जब प्राइस जो है इक्विवेरियम वैल्यू के नीचे सेट कर दिया जाए, उससे क्या होगा, मार्केट इंफ्लुएंस इंटरेस्ट एंड सप्लाई, उससे क्या होगा, वो बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है आपका, जैसे ही प्राइस कम करेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो इस एक्टिविटी को प्राइस फ्लोर बोलते हैं, कि इक्विवेरियम के नीचे प्राइस को सेट करना ताकि डिमांड बढ़े, और डिमांड जब बढ़े तो सप्लाई भी बढ़े उसी के साथ। प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट परफेक्ट मार्केट कंडीशन क्या होता है, तो इक्विबेरियम होता है। इक्विबेरियम में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका यहाँ पे दिया गया, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इन द perfectly competitive market. The aggregate of the individual market request is known as market demand. The aggregate of all individual supply schedule in the market is also known as market supply. The cost in the total competitive market is controlled by the crossing point of market supply and market demand. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राइस डिटरमिनेशन जो होता है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई, जितना भी सप्लाई चेन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे कि इक्विवेरियम मार्केट में कभी भी सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई सामान्य है।
प्राइस डिटर्मिनेशन का एक ही उपाय है कि जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, यहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन करने की स्थिति पैदा होती है। वरना जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड सेम हो, वहां प्राइस डिटर्मिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो प्राइस डिटर्मिनेशन किसमें होगा? परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में होगा। यानी कंपटीशन कब? जब डिमांड और सप्लाई समान नहीं हो, अलग अलग हो, तो ही हम लोग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। उसको हमें इस चार्ट के हिसाब से दिखाया गया है। यहां समझ सकते हो कि एक्सेसिव ऑफ डिमांड, प्राइस को ऊपर ले जाओ, एक्सेसिव ऑफ सप्लाई, प्राइस को नीचे लेते आओ। तो यही साइकिल चलते रहता है। वेज डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपीट, अब वेज डिटर्मिनेशन भी उसी हिसाब से शिफ्ट होता है। जब आपका डिमांड गुड्स का बढ़ेगा तो आप वेजेस को क्या करोगे? उसी हिसाब से शिफ्ट कर दोगे। तो उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं, दोनों के रिलेशंस को। और अब आता है इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी इक्विवेरियम। इनकम का प्राइस और क्वांटिटी इक्विवेरियम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? इफ द नंबर ऑफ बिजनेस इन द मार्केट रिमेन कांस्टेंट, जो बिजनेसेस हैं बाजार में, अगर वो कांस्टेंट रहे, एक ही जगह पे फिक्स रहे, एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम लेड टू बी इन इंक्रीज इन इक्विवेरियम प्राइस। तो अगर नंबर ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट रिमेन कांस्टेंट, एक मार्केट में अगर कांस्टेंट रहे नंबर ऑफ बिजनेसेस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। और उसके बाद अगर लोगों का इनकम बढ़ जाए तो क्या बढ़ेगा? डिमांड खुद ही बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ बिजनेसेस मान लो सेम है, आप जिस भी जगह पे रह रहे हो, जितनी दुकानें थी, जितनी तरह का सामान बेच रहा था, उतना ही है। अब क्या हुआ? पीपल का इनकम बढ़ गया, वहां के आदमी का। तो वो क्या होगा? किसी ने मन में सोच रखा था कि पैसे आएंगे तो मैं एसी लगाऊंगा, पैसे आएंगे तो मैं टीवी खरीदूंगा, पैसे आएंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, पैसे आएंगे तो मैं साइकिल खरीदूंगा। अलग अलग तरह का माइंडसेट सोसाइटी में रहता है। जैसे ही वो उस इनकम को पाएगा, वो उस गुड्स के तरफ जाएगा और खरीदेगा। इससे क्या होगा? क्योंकि मार्केट तो उतना ही बड़ा है, वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, जो बना रहे हैं उस सामान को। तो इससे क्या होगा? इनकम बढ़ने से आप क्या करते हो? मार्केट के क्वांटिटी इक्विवेरियम को हिट करते हो। ठीक है? यानी कि जितना क्वांटिटी इक्विवेरियम में प्रोड्यूस हो रहा था, अब आपको उससे ज्यादा करना होगा। तो ये इंपैक्ट होता है इनकम का प्राइस पर और क्वांटिटी पे। प्राइस भी आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। तो प्राइस भी बढ़ाओगे, क्वांटिटी भी बढ़ाओगे। प्राइस कब तक बढ़ा पाओगे? जब तक क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी जब ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, फिर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? अब मेरे ख्याल से इस दोनों ग्राफ में उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में हमने गोल गोल घूमकर डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट के एजेंशंस क्या क्या हैं, जैसे प्राइस सीलिंग को पढ़ा, जहां पे प्राइस किसी गुड का फिक्स कर दिया जाता है, वहां पे डिमांड सप्लाई एक्टिव नहीं होता है। और डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट बाकी सारी चीजों पे होता है, क्योंकि पहले तो कॉस्ट कम होने के कारण डिमांड बढ़ता है किसी ऑब्जेक्ट का, और जब डिमांड बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, और एक स्थिति ऐसी आती है कि डिमांड वहीं रह जाता है, सप्लाई ऊपर आ जाता है, फिर से कॉस्ट नीचे आ जाता है। बाजार इसी साइकिल में चलते रहता है। यही इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बार बार रिमाइंड करके ये जो मैंने लास्ट में बोला है ना, इसको सुन लो आप। अगर इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। और ये जो पीडीएफ है, इसको रखना क्यों जरूरी है आपके लिए? जब भी आप चैप्टर्स पूरा पढ़ लोगे तो ये रिवीजन नोट आपको बहुत काम आएगा। मैं रिवीजन नोट से इसलिए भी पढ़ाता हूं ताकि रिवीजन नोट आपके दो काम आए। पहले तो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, और जब भी आपको रिवीजन करने के लिए होगा तो ये 10 या 8 स्लाइड जो भी आपके पास इस चैप्टर में होंगे, उसको स्क्रॉल डाउन करके आप समझ सकते हो कि एक्चुअली मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, और वो पूरा दिमाग में आपके छप जाएगा। अब मैं बता देता हूं कि इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो इजी वे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है www.evitcash.co.in।
जब यहाँ पे आप जाते हो तो आप साइट को ओपन करोगे और साइट ओपन करने के बाद आपको होम पेज को ही स्क्रॉल डाउन करना है। और होम पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12 के क्लासेस दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स जोन करके है ये। जब आप नीचे करते हो इसे तो चैप्टर 5 हमने पढ़ा, तो चैप्टर 5 पे आप क्लिक करो और आपके सामने ये पूरा पीडीएफ होगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स इंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ समराइज फॉर्म में कह देता हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स 12 का कंप्लीट कर लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा क्या एक्चुअली? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है वो अपने एक्टिविटी, अपने बिहेवियर से किस तरह मार्केट को इफेक्ट करता है और किस तरह से उसके बिहेवियर को जानकर जो मार्केट प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बना रहे हैं चीजें और बेच रहे हैं, वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि क्या चीज बनाना चाहिए और क्या बेचना चाहिए। क्योंकि बेचेंगे वही जो आदमी चाहेगा। यानी आपकी जो चाहत है वो उसका प्रोडक्शन का बेस है। यानी जो आपको चाहिए वही वो बनाएगी, क्योंकि जो आपको नहीं चाहिए वो अगर वो बनाएगी तो बेच ही नहीं पाएगी। तो मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे चलता है। दूसरा हमने पढ़ा डिमांड और सप्लाई, और इसी बेस पर तो डिमांड बढ़ेगा। जो हमें चाहिए वो अगर बाजार में कम है तो डिमांड यानी बढ़ा हुआ है, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा और वो जैसे ही इतना सप्लाई कर देगा कि डिमांड कम हो जाएगा, फिर कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो इसी पूरे साइकिल पे मार्केट चलता है, इसी से सारे कॉन्सेप्ट निकले हुए हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम ले लो आप, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से सारा कुछ निकला हुआ है। तो आप चार्ट को, ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ें। कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में रहेगा तो वो ग्राफ और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। आशा करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर किसी भी तरह का सुधार आपको लगता है कि करना चाहिए, लॉजिकल सुधार, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें। और अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि इतना सारा इकोनॉमिक्स का मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। सारा कुछ कुछ और दिन लगेंगे जब ये साइट पूरा इकोनॉमिकल जोन ही बन जाएगा। यानी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे आके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपको विजिट करना है www.evitcash.co.in। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा ये दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा कमेंट में भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब 12 में हम लोग मैक्रो यानी छोटे इकोनॉमिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बड़े इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर मिलते हैं। चलिए बाय।